नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने बीजाणुजन्य ऊतक या स्पोरोजेनस टिश्यूज तथा इसके अलावा लघु बीजाणुजन्य या माइक्रो स्पोरोजनन जेनेसिस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा जो पोलन ग्रंथ हैं उनके साइटोप्लाज्म डिवीजन के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो मैच्योर पोलन ग्रेन होते हैं या मैच्योर जो एंथर होते हैं उनके स्फुटन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिपक्व प्राकोष का स्फुटन कैसे होता है या डीहिचेंस ऑफ मैच्योर एंथर। तो जनरली क्या होता है कि जो परिपक्व प्राकोष होते हैं उनकी मिडिल लेयर यानी कि परिपक्व प्राकोष जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी मिडिल लेयर और टैपिटम है जो नष्ट हो जाती हैं। केवल एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही है जो बचती हैं। इसके अलावा दोनों जो पोलन लोब होती हैं उनके अंदर जो प्रागपुट या प्रागदानियाँ सिचुएटेड होती हैं उनके बीच की जो पुट्टिकाएँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो दोनों प्रागदानियाँ हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। फिर मैच्योरेशन या परिपक्वन के बाद में क्या होता है कि जो एंडोथीसियम होती हैं उनके सेल्स के अंदर वाटर की कमी होने लगती हैं और कोशिकाएं जो भीतर की ओर सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण ओस्ट सेल्स या स्टोमियम पर प्रेशर पड़ता है और ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और प्राकण है जो प्राकोष से मुक्त हो जाते हैं। अब जो प्राकोष का स्फुटन होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार से होता पाँच 4 मेथड हैं इसके स्फुटन के। सबसे पहले जो मेथड है वो अनुदैर्ध्य दरार या लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी जो सरफेस में है जो लंबवत दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और उन दरारों से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्राकोष स्फुटन का मेथड है वो गुड़हल और कपास के अंदर पाया जाता है। सेकेंड जो मेथड है जिसका नाम है अनुप्रस्थ स्फुटन या ट्रांसवर्स डिसेंस। तो इसमें क्या होता है जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसवर्सली यानी कि अनुप्रस्थ रूप से जो विभाजित हो जाता है और इस प्रकार का स्फुटन है जो तुलसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। फिर जो तीसरा है उसका नाम है कपाट स्फुटन या वाल्व डिसेशंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि अंतर्वाल अनुदैर्ध्य तल में 2 या अधिक कपाटों के समान खुल जाती हैं और इस प्रकार का जो स्फुटन है वो बारबेरी और दालचीनी के अंदर पाया जाता है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं 2 वाल्व बने और उनमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। चौथा जो मेथड है वह है सरंध्री स्फुटन या पोरस डिसेंस। तो पोलन ग्रेन के जो या प्राकोष की जो पाले होते हैं उनके ऊपरी सिरों पर सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों से जो पोलन ग्रेन बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम भी दे रखा है। तो इसके शीर्ष भाग पर एक पोर बना हुआ है और पोर से पोलन ग्रेन निकलते हैं और इस प्रकार का जो स्फुटन का मेथड है वो बैंगन, आलू और सोलेनेसिव स्पीसीज के सदस्यों यानी कि सोलेनेसिव कुल के सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। तो जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं उनमें उपस्थित लघु बीजाणु या प्राकण है जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु के जर्मिनेशन से ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। चतुष्क से पृथक होने पर लघु बीजाणु है जो प्रागकण या पोलन ग्रेन कहलाते हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्राकण का केंद्रक होता है वो विभाजित होकर एक छोटी जनन कोशिका और एक बड़ी है जो कायिक कोशिका बनाता है और फिर जनन कोशिका क्या करती है, सूत्र विभाजन के द्वारा 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब अपन पढ़ते हैं पोलन ग्रेन या प्राकण की संरचना। तो पोलन ग्रेन है जो एक कोशिकीय गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। इनकी भित्ति द्विस्तरीय होती हैं। इनका अमाप है जो अलग अलग पादप जातियों के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे छोटे प्राकण है जो 10 माइक्रोन का है जिसका नाम है मायोसोटिस एल्पेसिटस और सबसे बड़ा प्राकण है जिसका नाम है मिरेबिलिस जिलापा का जो 200 माइक्रोन मीटर होता है। 200 मिलीमीटर होता है। फिर जो प्राकण की ऊपरी सतह पर 2 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं और इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा जो प्राकणों का अंकुरण होता है और अंतःस्थल है जो इन जनन छिद्रों के द्वारा प्रागनलिका के रूप में बाहर निकलती हैं। अब अपन पढ़ते हैं पोलन ग्रेन की वॉल या लघु बीजाणु की भित्ति के बारे में। तो पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु की भित्तियाँ जो द्विस्तरीय होती हैं, बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं जो सख्त, प्रतिरोधी व मोटी होती हैं और ये इनकी सतह है जो खुरदरी या चिकनी होती हैं और यह स्पोरोपोलेनिन नामक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ से बनी होती हैं और इसका भौतिक या जैविक अपघटन नहीं होता है और इसी गुण के कारण जो प्रागकण जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित पाए जाते हैं।
बाह्य चोल भी दो परतों की बनी होती हैं, परिबाह्य चोल और अंतर्बाह्य चोल। परिबाह्य चोल को एक्सटेजाइन या सेक्साइन भी कहते हैं, और परिबाह्य चोल भी हैं जो 3 परतों में विभाजित होती हैं, टेक्टम, वैक्यूलम और आधार्य परत। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अंतर्बाह्य, जो दूसरी जो लेयर है जिसका नाम है अंतर्बाह्य चोल। अब अपन जो प्राकण होती है उसकी भीतरी परत का नाम अंतःचोल होता है, और ये मृदु कोमल झिल्ली युक्त होती हैं और प्राकण के कोशिका द्रव्य को ढके रहती हैं। यह पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती हैं। अंकुरण के समय ये जनन नली के रूप में विकसित होती हैं, और जनन नली है जो बाद में प्रागनलिका में यानी कि प्रागनलिका में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। प्राकण में जिन स्थानों पर जनन छिद्र होते हैं, अंतःचोल में उन बिंदुओं के पास कुछ एंजाइमी प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि जो जिन पादपों के अंदर वायु परागण होता है उनमें परागकण की संख्या अधिक होती है, और ये जो बनने वाले परागकण होते हैं वो अमाप में छोटे होते हैं और इनकी सतह है जो चिकनी व शुष्क होती हैं। जबकि जिन पादपों के अंदर कीट परागण होता है उनमें परागकणों की संख्या कम होती है, और ये परागकण है जो अमाप में बड़े होते हैं और इनकी बाह्य सतह कांटेदार या कंटिका में होती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कीट परागित जातियों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहते हैं। तो पोलन कीट के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पोलन कीट क्या होती हैं। तो कीट परागित जो जातियां होती हैं, पादप जातियां, उनके परागकणों की सतह पर एक ऑयली लेयर पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। और इस पोलन कीट के कारण ही पोलन ग्रेन का रंग, चिपचिपापन व उनकी विशेष गंध पाई जाती है। यानी कि पोलन कीट की प्रेजेंस में ही उनमें जो विशेष गंध आती हैं वो चिपचिपे होते हैं और उनके अंदर विशिष्ट कलर होता है। अब पोलन कीट के कुछ के फंक्शंस या कार्य क्या क्या हैं, तो ये परागण के समय कीटों को आकर्षित करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा परागकणों का पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती हैं, और इसके अलावा इसका चिपचिपापन परागकणों को कीट के शरीर में चिपकने में सहायता प्रदान करता है। पोलन कीट का निर्माण करने वाले आवश्यक रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम की सेल्स के द्वारा होता है। यानी कि पोलन कीट का निर्माण जिन पदार्थों के द्वारा पोलन कीट का निर्माण होता है उन पदार्थों का निर्माण कहाँ पर होता है, टेपिटम की सेल्स के अंदर होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर परागकण या परागभित्ति के फ्लो चार्ट का डायग्राम है। तो परागभित्ति हैं जो डबल लेयर्ड होती हैं, अंतःचोल, बाह्य चोल। बाह्य चोल को भी 2 परतों में विभाजित किया गया, एक्जेक्टाइन और एंडक्टाइन। एक्जेक्टाइन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, टेक्टम, वैक्यूलम और फुट लेयर। आपके सामने स्क्रीन पर पोलन ग्रेन वॉल का डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर डायग्राम ये है जो परागकण है, और डायग्राम ये है जो परागकण की भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है या प्रसंरचना है। तो डायग्राम ए के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर है जो एक बड़ी न्यूक्लियस दे रखा है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस दे रखा है उसको जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। फिर चारों ओर से ये किससे कवर्ड रहता है, अंदर की तरफ इंटाइन से और बाहर की तरफ है जब एक्जाइन से कवर्ड रहता है। फिर इसकी जो पोलन ग्रेन वॉल होती है उसकी अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे अंदर की तरफ होती हैं इंटाइन, इंटाइन के बाहर की तरफ एडेक्जाइन, और एडेक्जाइन के बाद की तरफ है जो फुट लेयर है, और फुट लेयर के ऊपर की तरफ है जो वैक्यूलम लेयर है, और फिर सबसे बाहर की तरफ है जो टेक्टम है। तो टेक्टम, वैक्यूलम और फुट लेयर तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्जेक्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के अंदर पहले पढ़ेंगे जनन कोशिका और काई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है या असमान विभाजन होता है, जिससे 2 असमान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका जिसे काई कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। काई कोशिका क्या करती हैं, आगे चलकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जनरेटिव कोशिका है इससे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रारंभ में जनन कोशिका क्या करती है, अंतःस्थल से जुड़ी रहती हैं, परंतु विभाजन के कुछ समय बाद ही ये क्या करती है, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से देखी जा सकती हैं। कसकुटा और पोडिस्टोमोन की जातियों में जनन कोशिका और काई कोशिका का आकार समान होता है। यानी कि जितनी भी प्लांट आउटबीजी प्लांट होते हैं उनके अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स के अंदर
असमानताएं पाई जाती हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती हैं, जनरेटिव सेल्स छोटी होती हैं। लेकिन कस्कुटा और पोडिस्टिमोन की जातियों में जनन कोशिका और काई कोशिका दोनों आकार में कैसी होती है, समान होती हैं। नेक्स्ट, एक परागकोश के विभिन्न परागकणों में सूत्र विभाजन तुल्यकालिक नहीं होते हैं, यानी कि जो एक ही परागकोश के अंदर जो परागकण प्रेजेंट होते हैं उनमें सभी में एक साथ माइटोसिस का डिवीजन नहीं होता है, परंतु ऑर्किडेसी, एक्सक्लेपियडेसी, माइमोसेसी कुल में परागकण एक मिनट में होते हैं और इनके विभाजन भी तुल्यकालिक होते हैं। यानी कि इन ऑर्किडेसी, एक्सक्लेपियडेसी और माइमोसेसी फैमिली के अंदर जो सभी परागकण है जो एक पिंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सभी में जो विभाजन है जो तुल्यकालिक, यानी कि सब में विभाजन साथ साथ होते हैं। अब परागकण के जीवद्रियों में सूत्री विभाजन से पहले दो निश्चित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? नंबर 1, केंद्रक बीजाणु के केंद्र से परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाता है और स्थानांतरण का एक निश्चित दिशा में होता है जो जनन कोशिका की स्थिति को दर्शाता है। तो पोलन ग्रेन के जीवद्री में माइटोसिस डिवीजन से पहले क्या चेंजेज होते हैं? फर्स्ट चेंजेज ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीजाणु के केंद्र से किस ओर स्थानांतरित हो जाता है? परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इसका मतलब ये क्या शो करता है कि ये जनन कोशिका की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा क्या चेंजेज होगा कि परागकण में जिस तरफ काई कोशिका बनती है उस ओर केंद्रक तथा पराग भित्ति के बीच स्थित कोशिका ध्रियों में अनेक रसदानियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि जिस ओर काई कोशिका बनेगी उस ओर क्या होगा, केंद्रक और पराग कण भित्ति के बीच जो कोशिका ध्रुव सिचुएटेड होता है उनमें उनके अंदर क्या बन जाएगी, बहुत सारी रसदानियां डेवलप हो जाती हैं। तो ये दो चेंजेज होते हैं परागकण के अंदर, परागकण के जीवद्री में माइटोसिस होने से पहले। फिर क्या होता है, समसूत्री विभाजन के बाद परागकण की भित्ति की ओर स्थित संतति केंद्रक जनन केंद्रक व परागकण के अंदर की ओर स्थित संतति केंद्रक क्या कहलाता है? काई केंद्रक कहलाता है या काई केंद्रक बनाता है। विभाजन के अंत में जनन केंद्रक एक अर्ध गोलाकार भित्ति द्वारा काई कोशिका से पृथक हो जाता है। प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से जुड़ी रहती है, परंतु बाद में ये क्या करती है, अपनी भित्ति का खुद निर्माण कर लेती हैं और परागकण भित्ति से मुक्त होकर काई कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ने लगती हैं। प्रारंभ में जो जनन कोशिका चपटी होती हैं, लेकिन ज्यों ज्यों ये डेवलप होती हैं तो इसका आकार दीर्घवर्तज, कर्मी रूपी, तर्करूपी या मसूराकार हो जाता है। जनन कोशिका का लंबा आकार प्रागनली में इसकी गति को सरल बनाता है, यानी कि जनन कोशिका जितनी लंबी होगी प्रागनली में इसका मूवमेंट है जो इतना ही ज़्यादा सरल होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेजिटेटिव सेल्स के बारे में। तो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये कैसी होती है, गोलाकार या अनियमित आकार की होती है। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ अधिक सघन नहीं होते हैं। इसके केंद्रक में एक या दो केंद्रिकाएं या न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सक्रिय डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया व स्टार्च कण प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें आरएनए व प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस की एबिलिटी तो होती है, लेकिन ये जो कभी भी विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जनन कोशिका के बारे में। तो जनन कोशिका में क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ सघन होता है। ओइनोथेरा हुक्राई की जनन कोशिका में वर्णक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जनन कोशिका के अंदर भी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम ये सारे प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो आरएनए और प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं और इनमें जो केंद्रक एब्सेंट होती है परिपक्व अवस्था में, लेकिन हिमेंथस व कुछ ऑर्किड में जो केंद्रक प्रेजेंट रहती हैं।